नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर बुक की एमसीक्यू क्लास का छठा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर फिफ्थ एडिशन को एमसीक्यू के रूप में पढ़ रहे हैं। आज ही हमारी छठी क्लास है और दोस्तों आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु कहा गया है। तो दोस्तों सही बात है, जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है तो इसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम से जाना गया है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जो आपका नंदा देवी पर्वत है जो कुमाऊं और गढ़वाल को अलग अलग करता है, ठीक है, और इस पर्वत से लेकर कालागिरी पर्वत तक जो आपका क्षेत्र आता है तो उसे मानस खंड कहते हैं, मतलब कुमाऊं वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बात भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। तो ये बात आपकी सही है। ठीक है, जो मायापुर क्षेत्र आता है दोस्तों आपका मतलब हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो क्षेत्र आता है तो उसे केदारखंड कहते हैं, मतलब गढ़वाल बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था तो वो आपका ऑप्शन बी था, क्योंकि दोस्तों यही आपका गलत था। अगला प्रश्न है, बताना है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है। देखिए, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो मिला तो ये दोस्तों आपका ऋग्वेद में मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है। और दोस्तों जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्य की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो अभी आपको बताया कि ऋग्वेद में दोस्तों बोला गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया। तो देखिए, 5 हिमालयी जो खंडों का वर्णन मिलता है आपको पुराण में तो वह है आपका स्कंद पुराण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये 5 हिमालयी खंड कौन से हैं। पहला है दोस्तों नेपाल, ठीक है, फिर आता है आपका केदारखंड, फिर आता है दोस्तों आपका मानस खंड, ठीक है, चौथा आता है दोस्तों आपका जलंधर, ठीक है, फिर आता है 5वां कश्मीर। तो ये आपके 5 हिमालयी खंड हैं जिनका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। और इन 5 में से 2 हमारे उत्तराखंड में हैं, केदारखंड और मानस खंड। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में बाक देवी का निवास स्थान बद्री का आश्रम बताया गया है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह है आपका कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ, और इस ब्राह्मण ग्रंथ में बाक देवी का निवास स्थान बद्री का आश्रम बताया गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कौस्तुकी और दोस्तों आपका जो आता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये दोनों आपके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में उत्तराखंड क्षेत्र
स्थान के नाम एवं उनके संदर्भ को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 दोनों को हमें मैच करना है। देखिए पहला है हेमवंत, तो हेमवंत जो आपका बोला गया है, तो ये बोला गया है दोस्तों आपका वैदिक काल में उत्तराखंड को, ठीक है। तो ए का दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका अलकापुरी, तो अलकापुरी जो है तो ये आपकी आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। ज्योतिषपुर, तो ज्योतिषपुर ये दोस्तों आपकी वाणाभट्ट की राजधानी थी, वाणासुर की राजधानी थी। और तपोवन, तो ये दोस्तों लक्ष्मण जी की तपस्थली थी, ठीक है। तो इसका जो कूट बनेगा तो ये बनेगा दोस्तों पहले का पहला, दूसरे का 4, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा, मतलब 1432। तो 1432 आपका ऑप्शन सी में दिया है और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका वर्णन तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलता है। देखिए तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है तो इसमें बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी दोनों का ही वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, बताना है कालिदास जी की किस रचना में कनखल एवं अलकापुरी का वर्णन मिलता है। देखिए कनखल और अलकापुरी का जो आपका वर्णन मिलता है तो ये मिलता है मेघदूत में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड व नेपाल हैं। तो अभी ऊपर आपको बताया था कि जो आपका स्कंद पुराण है उस स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया। तो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी पर्वत तक के क्षेत्र को आपका मानसखंड मतलब कुमाऊं क्षेत्र बोला गया है। और मायापुर क्षेत्र से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को दोस्तों केदारखंड बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है, भृंगतुंग, ठीक है। तो ये आपका सही है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, ये बात भी दोस्तों सही है, ठीक है। सम्राट भरत का जन्म स्थल बद्रिकाश्रम था, तो ये गलत हो जाएगा। जो भरत थे तो भरत का जन्म दोस्तों कड़वा आश्रम में हुआ था, ना कि बद्रिका आश्रम में। धनपति कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी, तो ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। तो इसमें ये 3 तो सही हैं, ये आपका गलत है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन वधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। तो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र का विभाजन करता है, मतलब केदारखंड और मानसखंड का, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में दिए गए कथनों में कौन एक सुमेलित नहीं है। 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र का नाम अस्तित्व में आया था, क्योंकि दोस्तों इस समय अजयपाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया था, ठीक है। बद्री का आश्रम, तपोभूमि, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं, सही बात है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। जो अलकापुरी है ये राजधानी कुबेर की तो है, पर दोस्तों पिथौरागढ़ में नहीं है, ये आपकी चमोली में है, ठीक है। महाभारत में श्री क्षेत्र में सुबाहुपुर श्रीनगर को कहा गया, सही बात है, ठीक है। जो राजा सुबाहु था उसकी राजधानी थी श्रीनगर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में थी। तो ये दोस्तों चमोली में है, सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताना है मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। देखिए मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान जो था तो यह आपका अलकापुरी था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। ठीक है, तो कुबेर की राजधानी और दोस्तों जो मनु थे तो इनका निवास स्थान अलकापुरी था जो कि चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्याध्ययन केंद्र कण्वाश्रम के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखिए कण्वाश्रम के बारे में हमें बताना है जो कि उत्तराखंड का एक प्राचीन विद्या का केंद्र रहा है। पहला है दोस्तों कि वर्तमान में यह उधम सिंह नगर में स्थित है, तो गलत बात है। कण्वाश्रम ये आपका पौड़ी में पड़ता है, मालिनी नदी के तट पर। ठीक है, इस स्थान का संबंध शकुंतला एवं दुष्यंत के प्रेम प्रसंग के लिए है, तो ये बात दोस्तों आपका सही है। ठीक है, ये जो स्थान है ये आपका राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ये बात भी सही है। और मालिनी दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यहीं हुआ था, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है तो ये है आपका ऑप्शन ए कि ये उधम सिंह नगर जिले में नहीं, ये पौड़ी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा संबर के 100 गढ़ों का नष्ट किया था। इन 100 गढ़ों को जो नष्ट किया तो ये इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। ठीक है, और ये गढ़ किसके थे, तो राजा संबर के थे। ये जानकारी जो मिलती है ये आपके ऋग्वेद से मिलती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो मोरध्वज कोटद्वार के पास स्थित है, वीरभद्र ऋषिकेश को बोलते हैं, गोविशाण काशीपुर में है, तो उपयुक्त सभी आपके सुमेलित हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि कण्वाश्रम किन 2 पर्वतों के मध्य स्थित है। तो ये दोस्तों आपका हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है। देखिए मालिनी नदी के तट पर जो आपका कण्वाश्रम है तो इसका नाम वर्तमान में चौकी घाट है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास जी ने किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में की थी। देखा कण्वाश्रम में जो रचना की गई तो ये अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बताना है कि किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो ये हुई है दोस्तों आपकी ऋग्वेद के अनुसार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बद्रीनाथ के निकट आपकी गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा आदि स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो पहला है दोस्तों कि राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी थी, भृंगतुंग केदारनाथ को बोला जाता है। ठीक है, और बाणासुर गढ़ मंदिर जो है ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, और बिसोन पर्वत ये आपका टेरी गढ़वाल में स्थित है, जहाँ पर दोस्तों आपकी विशिष्ट गुफा, ठीक है, विशिष्ट आश्रम और ये सभी स्थित हैं। तो इसका जो कूट बनेगा तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, ठीक है, और 1, 4 मतलब 23 चौथा। तो 23 चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 चौथा ऑप्शन ए में दिया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया। तो ये कहा गया है दोस्तों देवप्रयाग को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि देवप्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बद्री का आश्रम दुष्यंत शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, सही बात है ये आपकी। ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की थी, ये बात भी राइट है। देखिए पहला गलत है, बद्री का आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए नहीं जाना जाता, ये कण्वा आश्रम जाना जाता है, तो ये तो आपका गलत हुआ। ठीक है, भगवान राम ने
अपने अंतिम समय में बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी, तो ये भी दोस्तों गलत है। भगवान राम ने अंतिम समय में जो तपस्या की थी तो ये आपकी रघुनाथ मंदिर में की थी, जो कि देवप्रयाग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि नीचे दिए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। देखिए, पुलिंद राजा सुबाहु की जो राजधानी थी तो ये दोस्तों आपकी श्रीनगर में थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने तपोवन टिहरी गढ़वाल में तपस्या की थी। देखिए, तपोवन जो आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है, तो इस तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। तो दोस्तों, जो आपका आदि पर्व है, इस आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराजा कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार मतलब हरिद्वार में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बताना है कि कड़वाश्रम निम्न में से स्थित है। तो कड़वाश्रम यह आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, देखते हैं। पहला है कि क्रीड़ा सेल, तो ये अलकापुरी में यक्ष भवन में बाप्ती के निकट एक टीला है, राइट है ये आपका, ठीक है। कैलाश कालिदास ने इसे गंधमादन की एक शाखा बताया है, ठीक है। तो जो आपका कैलाश पर्वत है तो इसे कालिदास ने गंधमादन की एक शाखा बताया था। सही बात है। सुमेरु तराई में स्थित एकमात्र टीला है, तो ये दोस्तों गलत है। सुमेरु जो आपके पर्वत है, मेरु और सुमेरु, तो ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। और सुमेरु जो गुफा है तो वह आपकी पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। अगला है कि क्रोच रंध्र गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर यह स्थल है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। तो इसमें बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कड़वाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कई बार ये आपका आ चुका है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए, चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो देखिए, गढ़वाल क्षेत्र के दो प्रसिद्ध जो विद्यापीठ थे तो बद्रिका आश्रम और कड़वा आश्रम थे, ठीक है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, तो पहला तीसरा मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानसखंड में पूर्वांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। देखिए, मानसखंड एवं पूर्वांचल जो है तो ये आपका कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर यक्ष नाग गंधर्व किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया। तो देखिए, किन्नर यक्ष नाग गंधर्व किरात जाति के निवास का जो वर्णन पुराण में मिलता है तो ये मिलता है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ए और बी दोनों में, मतलब ब्रह्म पुराण में और दोस्तों आपका वायु पुराण, दोनों में ही आपका उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो वायु पुराण है तो इसमें दोस्तों गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। और मत्स्य में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ऋषि जो धौम्या थे तो इनके द्वारा दोस्तों युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न है, बताना है कि मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। देखिए, शिव जी ने जो तपस्या की थी, ठीक है,
तो ये की थी जागेश्वर धाम में, और तपस्या करने के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो कार्तिकेय का जन्म स्थल क्या है? तो जागेश्वर धाम है। जागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? आप कमेंट करके बताइएगा, और किस जिले में है ये भी आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में किस स्थान का वर्णन कालिदास के मेघदूत में मिलता है? देखिए, कनखल का वर्णन आपकी कालिदास की जो पुस्तक है मेघदूत, इसमें मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों आपका कांतेश्वर पर्वत, जो कि चंपावत में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए, पुरुषोत्तम सिंह उपाध्याय, ठीक है, इनका जो एक बोध गया अभिलेख आता है, तो इसमें कुमाऊं के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, कामादेश। ठीक है। तो कामादेश शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, बताना है कि रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी अब स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि बाणासुर की राजधानी जो है, तो ये आपकी ज्योतिषपुर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गढ़वाल शब्द उत्पत्ति के बारे में कहा है कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियां या गाड़ से गढ़वाल शब्द बना है? तो ये हरिदत्त भट्ट शैलेश ने बोला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। हरिदत्त भट्ट शैलेश, इन्हीं के जन्म पर दोस्तों आपका उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख जो मिलता है, तो ये आपका स्कंद पुराण में मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्कंद पुराण में दोस्तों आपके मानस खंड और केदार खंड, दो हिमालयी खंड आते थे। ठीक है। तो उसमें से एक है आपका कुमाऊं क्षेत्र वाला। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वह स्थल जहां यमुना व टोन्स का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों कालसी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, जो अशोक के शिलालेख थे, तो उन्हें सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो व्यक्ति था, तो वह जेम्स प्रिंसेप था, जिसके द्वारा 1850 में ये अभिलेख पढ़े गए थे। ठीक है। 1837 में पढ़े गए थे, और खोज जो हुई थी इनकी 1750 में हुई थी। ठीक है। टी पैंथनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बताना है कि किस जनपद के हिमयार पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था, जिसके प्रावशेष विशिष्ट कुंड एवं विशिष्ट गुफा में आज भी मिलते हैं? तो दोस्तों ये आपकी टिहरी में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो विशिष्ट गुरु जो थे उनका निवास स्थान था। ठीक है। और यहाँ पर ही विशिष्ट कुंड, विशिष्ट आश्रम और विशिष्ट गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है कि कड़वाश्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कुट द्वारा चुने। तो देखिए, पहला है कि प्राचीन काल में यह कड़वाश्रम के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। सही बात है। ठीक है। और महाकवि कालिदास ने इसको किसले प्रदेश बोला था? ये बात भी सही है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 ईस्वी में इसके महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। ये बात भी सही है। और दोस्तों यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो ये बात जो है आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये मालिनी नदी के तट पर तो स्थित है, पर दाहिनी ओर तट पर स्थित नहीं है, ये बाईं ओर स्थित है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कुट सही है, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अनुसुईया देवी मंदिर मार्ग पर पाषाण अभिलेख की भाषा शुद्ध संस्कृत है। ठीक है। सही बात है। इस अभिलेख में राजा
सर्ववर्मन से संबंधित विवरण अंकित है। तो दोस्तों ये भी आपका सही है, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि असंगत कथन का चयन करें। तो पहला है कल्पनाथ व देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर मंदिरों पर लेख मिले हैं। ठीक है, तो यह आपका सही है। राजकुमारी ईश्वरा के लेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का शासन था, ये बात भी सही है। मोरध्वज कोटद्वार से 3री सदी के मूर्ति लेख प्राप्त हुए, ये बात भी सही है। अल्मोड़ा सिक्के चंद वंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो अल्मोड़ा सिक्के थे तो ये आपके कुषाण वंश से, कुड़िंद वंश से संबंधित हैं। कुड़िंद वंश के 3 प्रकार के सिक्के आते हैं, छत्रेश्वर, अल्मोड़ा प्रकार के और अम्बुभूति प्रकार के। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका गलत है और यही आपका आंसर भी है। अगला प्रश्न है कि कालिदास कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। तो कालसी शिलालेख में दोस्तों जो आपका चित्र मिलता है यह हाथी का चित्र मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताना है कि निम्न में से मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए कुलसारी और देवलगढ़ दोनों से ही प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो कुलसारी का मूर्ति लेख है तो ये दोस्तों आपका जतवाल देव का है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि कुलसारी का मंदिर कहाँ स्थित है। कुलसारी का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों को कुट द्वारा सुमेलित कीजिए। पहला है कि कालसी शिलालेख की भाषा, तो कालसी शिलालेख की भाषा प्राकृत थी और लिपि जो थी तो ये आपकी ब्राह्मी थी। ठीक है, कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इसकी भाषा तो प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी और इसे स्थानीय भाषा में चित्रशिला बोला जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3, 4, 1, 2, मतलब 34/12। देखिए चेक करते हैं दोबारा कि कालसी की तो भाषा, देखिए 34/12 नहीं, ये होगी आपकी 4, 3, 43/12। ठीक है, 43/12 ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ेंगे कि अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय क्या है। तो ये दोस्तों 257 ईस्वी पूर्व बनवाया गया था अशोक के द्वारा अपनी उत्तरी सीमा का निर्धारण करने के लिए। अगला प्रश्न है कि कालसी का प्राचीन नाम क्या है। तो कालकूट और शुद्धनगर है। तो दोनों आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में वहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद एवं क्षेत्र को अप्रांत कहा गया। तो ये बोला गया है दोस्तों आपका कालसी अभिलेख में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो कालसी अभिलेख में वहाँ के निवासियों को पुलिंद और क्षेत्र को अप्रांत बोला गया। अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करें। पहला है कि कालसी शिलालेख अशोक का 13वां शिलालेख है। सही बात है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने घोषणा की है कि उसने मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, मतलब दोनों ही सही हैं, ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से उत्तराखंड से प्राप्त संस्कृत भाषा के शिलालेख हैं। तो संस्कृत भाषा के जो शिलालेख हैं तो ये है दोस्तों आपके, ऑप्शन हो जाएगा आपका देखिए पलेठी का जो शिलालेख है ये भी संस्कृत भाषा में है। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख भी, ठीक है, मरदेव का शिलालेख भी और काली मठ शिलालेख भी। तो चारों ही आपके क्या हैं, संस्कृत भाषा में हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे कि प्राचीन शिलालेख शब्दावली में बलाध्यक्ष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बलाध्यक्ष ये दोस्तों सेना नायक के लिए प्रयुक्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए गढ़वाल एवं कुलसारी में मूर्ति
पीठिका लेख मिले हैं, सही बात है, ऊपर हमने देखा भी था। नैनीताल एवं बाड़वाला से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं, ये बात सही है। ठीक है, ये सभी रोमन लिपि में हैं, तो ये दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, गोपेश्वर एवं बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिला है, तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला है, तो ये लाखा मंडल से मिला है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए, तो देखिए ये आपके बाड़ाहाट और गोपेश्वर दोनों से ही प्राप्त हुए हैं, तो ए और बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, तो पहला है दोस्तों आपका कि मणदेव का शिलालेख नाला उत्तरकाशी गुप्त काशी में है। ठीक है, धारशिल शिलालेख ऊखी मठ रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और दोस्तों मालधुल लक्ष्मी नारायण मंदिर शिलालेख टिहरी में स्थित है, तो ये आपके सभी ही सही हैं। ठीक है, तो और हाँ पलेठी शिलालेख ये उत्तरकाशी में नहीं है, ये आपका टिहरी में है, तो इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और ऊपर के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, बताना है कि शिलालेखों में महत्म शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो महत्म शब्द जो प्रयुक्त हुआ तो ये दोस्तों आपका ग्राम शासकों के लिए प्रयुक्त हुआ है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ग्राम शासक को क्या बोलते हैं, महत्म बोलते हैं। और दोस्तों जो आपका द्वार रक्षक होता है तो उसे प्रतिहार कहते हैं, और जो गढ़ रक्षक होता है उसे कोटपाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़ रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द है, तो गढ़ रक्षक अभी आपको बताया था कि गढ़ रक्षक आपका कोटपाल होता है। ठीक है, और जो द्वार रक्षक होता है तो वह आपका प्रतिहार होता है। ठीक है, पल्लिका, तो पल्लिका दोस्तों आपकी छोटे गांव होते हैं, और तालुका, तो तालुका जो है तो ये दोस्तों आपकी तहसील होती है। ठीक है, और जो तहसीलदार होता है उसे कुलचारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें, तो शिलालेख की शब्दावली और उनसे संबंधित अधिकारियों को देखना है। देखिए भर्त्य, भर्त्य जो कहा जाता है यह आपका सेवक को बोला जाता है। ठीक है, प्रतिहार तो द्वार रक्षक को बोला जाता है, कुलचारिक तहसीलदार को बोलते हैं, और गोप्त दोस्तों आपका रक्षक को बोला जाता है। तो इसका जो कूट बनेगा तो 3 4 1 2 बनेगा, मतलब 34 12। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे, तो देखिए मौर्यों के जो अधीन थे यह जानकारी मिलती है कालसी अभिलेख से। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से प्राप्त शिलालेखों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कुट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प को हमें चुनना है, तो देखते हैं दोस्तों। पहला है कि रुद्र सुनु का शिलालेख कालसी कालीमठ मंदिर की दीवार पर संस्कृत भाषा में है, सही बात है। ईश्वरा का शिलालेख यदुवंशी सेन बर्मन के आगे उसके पुत्र पौत्र परपौत्र आदि की वंशावली का वर्णन मिलता है। राजा मानसा का ढांडरी, ठीक है, नंदस्यू काली मंदिर मंडप अभिलेख संस्कृत और गढ़वाली में मिश्रित है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, बताना है कि कालसी शिलालेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कालसी शिलालेख में उत्तराखंड के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा आप कि लाखा मंडल में खंडित अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो लाखा मंडल में जो आपका खंडित अभिलेख है ये आपका योधे वंश से संबंधित है, सही आंसर जो हो जाएगा तो ये है आपका ऑप्शन, ठीक है, योधे से नहीं छंगलेश वंश से, क्योंकि छंगलेश की प्रशस्ति लाखा मंडल से ही प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो कि आपका चमोली में है, तो इस शिलालेख इस त्रिशूल लेख में जो आपकी लिपि का प्रयोग हुआ है तो वह लिपि है दोस्तों आपकी ऑप्शन सी, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो आपका बाराहाट त्रिशूल लेख है तो उसकी लिपि आती है शंख लिपि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म को चुने। तो पहला है दोस्तों कि हाट गांव तामपत्र चंदवन से संबंधित है। सोमेश्वर मंदिर तामपत्र ये दोस्तों आपका पवार राजवंश से संबंधित है। पांडुकेश्वर तामपत्र गोरखा वंश से संबंधित है और तालेश्वर तामपत्र ये पर्वताकार राज्य से संबंधित है। तो उसमें सही को बताना था, तो सही जो है ये आपका तालेश्वर तामपत्र है। ठीक है, जो कि बाइके गुप्ते के द्वारा खोजा गया था 1915 में। ठीक है, जो पांडुकेश्वर तामपत्र है तो ये तो आपका ललित सुरदेव का है। वो ललित सुरदेव ये कार्तिकेयपुर राजवंश का राजा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है। तो यदुवंशी राजाओं की जो जानकारी मिलती है तो ये मिलती है दोस्तों आपकी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए से मिलती है राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से, जो कि लाखा मंडल से मिला था। अगला प्रश्न है बताना है कि प्राचीन शिलालेख शब्दावली से संबंधित शब्दों में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पालिका छोटे गांव को बोलते हैं, ऊपर आपको बताया था। प्रतिहार तो ये आपका कोटपाल को गढ़ रक्षक कोटपाल को कहते हैं। ठीक है, और जो आपका द्वार रक्षक होता है तो उसे प्रतिहार कहते हैं। ठीक है, तालुका तो तालुका जो होती है तो ये आपकी तहसील होती है। कुलचारिक तो ये दोस्तों आपका तहसीलदार होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि ये आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड से प्राप्त शिलालेख या लेख तथा उनके संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहला है धारशिल अभिलेख। ठीक है, तो धारशिल अभिलेख जो है धारशिल अभिलेख तो ये पवार शासकों से संबंधित है। ठीक है, और पांडुकेश्वर तामपत्र जो है तो ये पांडुकेश्वर तामपत्र जो है तो इससे दोस्तों आपकी जो जानकारी मिलती है तो ये मिलती है कत्यूरियों की राजधानी की। ठीक है, और बागेश्वर शिलालेख तो ये कत्यूरी शासक भूदेव का लेख है। ठीक है, और गोपेश्वर त्रिशूल लेख तो ये आपका नागवंश तथा उनके शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 2, 1, 4, 3 मतलब 2143 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2143 ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी क्लास। आज की इस क्लास में हमने उत्तराखंड का ऐतिहासिक इतिहास को पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे दोस्तों उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका कार्तिकेयपुर राजवंश आ जाएगा, फिर चंद वंश आ जाएगा, फिर दोस्तों आपका पवार वंश आ जाएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों हम गोरखों को पढ़ेंगे। ठीक है, और गोरखों को पढ़ने के बाद में दोस्तों आपका फिर उत्तराखंड में जो ब्रिटिश अधिकार हुआ था उसको पढ़ेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपकी पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। लगभग अभी आपकी 5-6 क्लास और आएंगी। ठीक है, फिर दोस्तों आपकी पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम पूरी हिस्ट्री को एक जगह जोड़कर आपको मैराथन क्लास दे देंगे, जो भविष्य में कभी आप देखना चाहें तो आपको इजीली क्लास मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।